नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस कार्यक्रम में मेरे साथ है मेरे सहयोगी निधि। श्रीमान सरप्राइज, जी हां, प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति के श्रीमान सरप्राइज बन गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने परंपरा तोड़ते हुए दो डिप्टी सीएम बना दिए। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय को कमान सौंपी तो सारे के सारे कयास धरे रह गए, सबका अनुमान वहीं का वहीं रह गया। बिल्कुल रवि, और वहीं जातीय समीकरण को साधते हुए ओबीसी नेता अरुण साव और ब्राह्मण चेहरे विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बना दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम भी किसी सरप्राइज से कम नहीं था। बिल्कुल, खुद मोहन यादव को भी इस बात का एहसास तक नहीं होगा कि वो मध्य प्रदेश के सीएम बन सकते। जी हां, इसके बाद यहां भी छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला अपनाया गया और एससी कैटेगरी से जगदीश देवड़ा और सामान्य कैटेगरी से राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो बड़ी बात यह है कि लगातार सरप्राइजेस बीजेपी के भीतर से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और अगला सरप्राइज क्या राजस्थान से होगा? खबर कर राजस्थान से आ रही है, उसका रुख करेंगे। राजस्थान में आज सीएम पर फैसला होना है। आज जयपुर में विधायक दल की बैठक होनी है। आज जयपुर जाएंगे राजनाथ सिंह। ये बड़ी खबर राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान में सीएम के नाम का ऐलान होना है। दो राज्यों में जिस तरह का ऐलान हुआ है उससे अब एक तरीके से हलचल बढ़ी हुई है राजस्थान में भी कि वहां पर कौन सा सरप्राइज फैक्टर सामने आने वाला है। तो सबकी नजरें अब राजस्थान पर टिकी हुई है। वहां क्या होगा? क्या राजे को मौका मिलेगा या कोई और होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? क्योंकि बीजेपी ने एमपी और राजस्थान में नए नामों को मौका देकर सबको चौंका दिया है, सबको सरप्राइज कर दिया। बिल्कुल, और देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 बार के सीएम रहे रमन सिंह को आउट कर विष्णुदेव साय को सीएम बनाया, तो मध्य प्रदेश में 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज को एक तरीके से उनकी जगह मोहन यादव को कमान सौंपी गई। अब आज सबकी नजरें राजस्थान पर है, जहां शक्ति प्रदर्शनों के बीच क्या वसुंधरा राजे सीएम बनेंगी या फिर यहां भी 2+2 वाला फॉर्मूला चलेगा। जी हां, बात करेंगे 2+2 वाले फॉर्मूले पर कि ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी आगे बढ़ा रही है, क्या राजस्थान में भी यही सामने आएगा? विधायक दल की बैठक से पहले जयपुर में हलचल तेज है, लेकिन 3 तस्वीरें इस वक्त देखिए। ये श्रीमान सरप्राइज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार सरप्राइजेज आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आया, मध्य प्रदेश से आया और अब बारी है राजस्थान की। तो क्या वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगेगी या फिर कोई और सीएम का चेहरा होगा? जी हां, तो जयपुर से जुड़ी ये खबर। विधायक दल की बैठक से पहले जयपुर में हलचल है। वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे 4 विधायक। कालीचरण सर्राफ, बाबू सिंह राठौड़ पहुंचे। प्रताप सिंह और गोपाल शर्मा भी राजे के घर पहुंचे हैं। पहली बार राजे के घर पहुंचे गोपाल शर्मा। संघ बैकग्राउंड से आते हैं गोपाल शर्मा। तो जयपुर में राजस्थान में बैठकों का दौर जारी है। आज जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है, उसके पहले ये हलचल। तो हलचल तेज है इस वक्त राजस्थान में। वसुंधरा के घर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी पहुंचे हैं। जानकारी आपको दे रहे, कल से वरिष्ठ नेताओं से गुंजल मुलाकात कर रहे हैं। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल से हारे थे गुंजल, लेकिन मुलाकातों का सिलसिला थम नहीं रहा है और आज कई कयास अब तक लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वही कयास आगे बढ़ते हैं, ये देखना होगा। विधायक दल की बैठक से पहले राजेंद्र राठौड़ का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, परंतु ये बात सही है कि विधायक दल आज शाम 4 बजे तय करेगा राजस्थान किसके हाथ में होगा और इसका निर्णय करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके चेहरे पर, जिनके नाम पर, जिनकी नीतियों के आधार पर राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार को जनादेश दिया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है। लोकतंत्र के उत्सव के बाद नई सरकार का जन्म लेना, आकार होना, ये हम सब के लिए सुखद होगा। वो पल अब नजदीक है। तो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन हलचल इस वक्त राजस्थान की सियासत में तेज है। आज ऐलान संभव है मुख्यमंत्री के चेहरे का कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जयपुर से जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ ध्वज आर्या भी जुड़ेंगे और रजनीश रंजन भी जुड़ेंगे। साथ ही खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। और जयपुर से हमारे सहयोगी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ध्वज आर्या और रजनीश रंजन है। सबसे पहले ध्वज, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि वसुंधरा राजे के घर हलचल बहुत ज्यादा तेज है। ऐसे में कब होने वाली है विधायक दल की बैठक, क्या समय बताया जा रहा है? देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते से ये जो लगातार हलचल है वसुंधरा राजे के बंगले पर लगातार देखी जा रही है। हालांकि ये पोस्टर जो है 4 दिन पहले लग गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और उसके साथ साथ में ये जो आवास है वसुंधरा राजे का, यहाँ आप देख सकते हैं कि आवास के अंदर की हलचल दिखाने का एक बार मैं जो है प्रयास करूँगा कि अंदर जो है गाड़ियों का जमावड़ा। और सबसे बड़ी बात, एक ताज़ा अपडेट मैं देना चाहूँगा कि यहाँ पर अंदर की तरफ जो है ये आवास है वसुंधरा राजे का, और कुछ जो पंडित हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। एक बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है, 4 विधायक अभी अंदर हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, एक मुलाकात हुई थी गोपाल शर्मा की, जो कि सिविल लाइन से जो है जीते हैं, और गोपाल शर्मा की, जो कि ये एक नया नाम सामने आया है, जो कि यहाँ पर आज मुलाकात हुई है वसुंधरा राजे से गोपाल शर्मा की। गोपाल शर्मा की बात की जाए तो आरएसएस जो है बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जो तमाम जो एमएलएज हैं वो उनका यहाँ पर आना लगातार जारी है। और ये इस बात का फिर से इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन जो है दिखा सकती हैं। चूँकि जो है तमाम जो विधायक हैं उनको बुलाया गया है बीजेपी कार्यालय में, लेकिन कुछ विधायक अभी यहाँ बैठे हैं। तो ये भी संभावना बताई जा रही है कि जो ये बैठक होगी उसमें कितने विधायक पहुँचते, हो सकता है कि उनकी संख्या भी कम ना हो जाए कहीं। और ये जो एक तरफ से इशारा है वसुंधरा राजे का आला कमान को कि राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, इस बात की जो है लगातार इशारे कर रही हैं। 20 विधायकों का दावा कर दिया था कल प्रहलाद गुंजल ने, एक तरह से ये जानकारी सामने आ रही थी। लॉबिंग कर रहे हैं कोटा से, पता चल रहा है कि इस वक्त जयपुर में हलचल बढ़ी हुई है, और जिस तरह से 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर निर्णय लिया गया उससे यह स्वाभाविक भी है। हाँ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, क्या राजस्थान में भी सरप्राइज मिलेगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो नाम सामने आया उसके बाद से राजस्थान को लेकर भी बिल्कुल ऐसा ही कहा जा रहा है कि यहां भी एक सरप्राइज फैक्टर काम कर सकता है। देखिए, सरप्राइज की बात ये मीडिया और लोगों के लिए होती है। जनरली भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जीत के एमएलए आए हैं उनकी आकांक्षा, अपेक्षा और उनके लीडरशिप के सिलेक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाए। जनता की जन भावनाओं का जाति के अनुसार भी समीकरण जो बनते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उस निर्णय को लेता है। तो इसलिए कई बार जो स्टैब्लिश चीज़ें होती हैं वो लगता है कि वो सरप्राइज नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो ईयर टू द ग्राउंड जिसे कहते हैं उसके अनुसार पूरी चीज़ों को देख के एमएलएस के और प्रदेश की स्थिति को और सारी चीज़ों को देख के व्यापक दृष्टिकोण से ये डिसीजन लेते हैं। विम्स एंड फैंसीज से नहीं लगते, इसलिए कई बार ये लगता है कि यही एक चेहरा गोपाल जी, लेकिन अनुभव के ऊपर नए चेहरों को अवसर दिया गया है। मतलब हम दोनों जो अभी फैसले हुए हैं उस पर अगर हम देखें, अनुभवी पहले के मुख्यमंत्री आपके पास थे तब भी नहीं। देखे, इतनी बड़ी पार्टी है, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर 20 करोड़ के ऊपर पूरे कार्यकर्ता मेंबर्स हैं, इतना बड़ा संगठन है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पूरा इंस्टीट्यूशन भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया हुआ है, नए लोगों को नई जिम्मेदारी देना। आप ठीक कह रहे हैं गोपाल जी, और इसीलिए कहा भी जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक पीढ़ीगत बदलाव दिख रहा है स्ट्रैटेजिकली, और ये रणनीतिक तौर पर सामने आ रहा है, जिसकी उम्मीद है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और बता दें कि डबल इंजन के बाद अब बात ट्रिपल इंजन की भी होने लगी है। मैं आऊंगी, तमाम और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 3 राज्यों में शानदार जीत ने बीजेपी को बड़ा बूस्टर दे दिया है, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया है। अब इन राज्यों के सहारे 2024 में भी जीत की प्लानिंग में बीजेपी जुट गई है। जी, और सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का ट्रिपल इंजन प्लान बताते हैं। क्या है प्लान? तो देखिए, विष्णु दत्त साय की बात करें तो वो आदिवासी समुदाय से आते हैं और जिसकी आबादी प्रदेश में 34% है। वहीं अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाकर छत्तीसगढ़ की 41% वोटों को साधने की भी कोशिश की गई है।
तो ब्राह्मण समुदाय के विजय शर्मा को डिप्टी सीएम बनाकर 8% सामान्य वोटर पर भी बीजेपी की नजर है। आप यहाँ आंकड़े देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के। अगर इन तीनों की आबादी का प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो कुल 83% वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। चलिए और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अब आपको मध्य प्रदेश का ट्रिपल इंजन प्लान बताते हैं कि ट्रिपल इंजन प्लान यहाँ कैसे काम कर रहा है। तो मोहन यादव ओबीसी से आते हैं, ओबीसी के नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, जिनकी आबादी अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 52% है। वहीं दूसरा नाम राजेंद्र शुक्ला का, ब्राह्मण समाज से आते हैं और मध्य प्रदेश में सामान्य वर्ग की आबादी 12% है। जी हाँ, जबकि जगदीश देवड़ा दलित समुदाय से आते हैं और एससी वर्ग की आबादी 21.1% है। तो ये फॉर्मूला है। अगर इन तीनों जातियों का समीकरण देखें तो एमपी के कुल 85.1% वोटों पर बीजेपी की नजर है। डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता। डॉक्टर अजय उपाध्याय, देखिए चुनाव का मतलब रणनीतिक सोच, पार्टियों की तरफ से रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ना है और यही बीजेपी कर भी रही है। क्या ऐसा लगता है कि आगे आने वाले चुनाव जो 2024 है उसको लेकर आपकी रणनीति भी कुछ अलग होगी, कुछ पीढ़ीगत बदलाव देखने को मिलेंगे? ये पहले तो डाटा जो आपने दिखाया है बहुत अच्छा है। एक और डिप्टी दोनों जगह एक बना देते तो 100% प्लस पार हो जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती किसी की। अरे इस तरह से डाटा थोड़े चलता है जो एनालिसिस हो रही है। सच तो ये है कि स्थानीय जो भाजपा के मजबूत नेता है उसको बंधिया कराया जा रहा है ताकि मोदी जी और अमित शाह के लिए आगे कोई चैलेंजर ना बने। ये सच्चाई यही है। ये सब डेमोक्रेसी की दुहाई कहानी बनाना, मित्रों का होगा बेड़ा पार, इस बार रिमोट की चलेगी सरकार, ये कहानी चल रही है। जनता जनार्दन से इनको कोई नाता नहीं, सभी जगह हावी रहेगा जो चंदादाता है, चंदादाता के लिए सारी कहानी चलेगी। और सरप्राइज नहीं है, जो सबसे ज्यादा सर कहेगा भविष्य में उसको ये प्राइज दिया जा रहा है ताकि आगे की राजनीति और आगे की रणनीति में मोदी जी और अमित शाह से कोई चैलेंज आपकी सरकार थी राजस्थान में तो यही फॉर्मूला अपना लिया जाता। नहीं, हमारी सरकार जो चली और ईमानदारी से चली, मेहनत से चली और सबने देखा है कि सरप्राइज आपको सिर्फ यही नहीं, मुख्यमंत्री बनाने में नहीं, रिजल्ट में भी सरप्राइज आप लोगों को मिला है। महिलाओं को, किसानों को, मध्यम वर्ग को, किसी को कोई लेना देना नहीं, किसी से मोदी जी का कोई डर नहीं। पूरा स्वागत कर रहा हूँ, रेस्पेक्ट करेंगे। जनादेश जो है ये सरप्राइज है और जनादेश के तरह ही ये सीएम भी सरप्राइज हो रहा है क्योंकि भाजपा के लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। इसलिए इतना तो आप माने कि जनता ने आप लोगों को जरूर सरप्राइज किया है, बाकी आप माने ना माने लेकिन जनता ने सरप्राइज जरूर किया होगा आप लोगों को। अब जनता को मोदी जी सरप्राइज कर रहे हैं। ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक और खबर आ रही है, अपडेट दे दें। मोहन यादव से मिलने पहुंचे कमलनाथ। मोहन यादव के घर जाकर की मुलाकात, कमलनाथ ने सीएम बनने की बधाई दी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मोहन यादव कमलनाथ से मिलने पहुंचे हैं, कमलनाथ ने सीएम बनने की बधाई दी है और ये देखिए तस्वीरें, मुलाकात हो रही है। सर मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री मिला है, आप आए थे मिलने, उनको बधाई दी? बधाई देने में आया था। मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। सर मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं। शुभम गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं भोपाल से। शुभम, नाम का ऐलान हो गया, मुख्यमंत्री तय हो गया, उप मुख्यमंत्री तय हो गए और देखा जाए तो अब 2+2 का इक्वेशन, यानी कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, इस तरीके से मध्य प्रदेश में नीतियां आगे बढ़ेंगी ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ बात की जाए तो जो नया नाम आया, नया चेहरा आया, उसको लेकर अभी तक अलग अलग क्या प्रतिक्रियाएं रही? देखिए रवि, चर्चा तो मध्य प्रदेश में नए चेहरे की लगातार चल रही थी क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने अपना पूरा कैंपेन किया, पोस्टर्स में से शिवराज सिंह चौहान का चेहरा गायब हो रहा था या छोटा हो रहा था, उसी समय ये स्पष्ट था कि कोई नया चेहरा होगा, मगर मोहन यादव के रूप में नया चेहरा होगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और ये तो खुद शॉकिंग, सरप्राइजिंग मोहन यादव के लिए भी था। जो तस्वीरें कल आप बीजेपी विधायक दल की बैठक की देखें तो तीसरी पंक्ति में वो बैठे हुए थे। जब उनका नाम अनाउंस हुआ
तो वो खुद शौक थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त कहा कि अरे अब तो आप आगे आ जाइए। उसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के पैर छुए। तो इस तरह से जितने भी नेता थे, फिलहाल नरोत्तम मिश्रा के घर पर मोहन यादव सीएम पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं यहाँ पर आगे जब वो पहुंचे हुए हैं। और इससे पहले कमलनाथ ने भी मोहन यादव से मुलाकात की। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए हैं उनके निवास पर। नरोत्तम मिश्रा ज़रूर इस बार का चुनाव हारे हैं, मगर सर हमारे वरिष्ठ नेता हैं और इनका बहुत लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरह के काम के अनुभव वाले, जिनको मंत्रिमंडल का भी और पार्टी का भी, और मैं समझ सकता हूं कि उनकी बहुत आवश्यकता है। कई सारे मामलों में चर्चा करने के लिए मैं उनसे आया था। मैं उनका एक तरह से कॉलेज जीवन से ही बहुत अच्छे से गहरी मित्रता वाला भाव मेरे प्रति रहा है। सहज भाव। सर, शपथ की तारीख तय हो गई है, कौन कौन आ रहा है शपथ की तारीख? मध्य प्रदेश के विजन, आगे के विजन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी। शपथ की तारीख समय तय होने कौन कौन आ रहा है सर? अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहा है, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे। बोल दिया आएंगे, बता दीजिए। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपने सुना, नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की उन्होंने, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इस बार का चुनाव हार गए हैं। लेकिन मोहन यादव ने कहा ये डबल इंजन की सरकार है और इसी तरह से काम होगा। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो तय कर दिया है, लेकिन राजस्थान में अभी भी सस्पेंस है। आज नाम तय हो जाएगा, लेकिन 2 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम भले चौंका रहे हों, बीजेपी ने 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। कुछ आंकड़े दिखाते हैं आपको। 2 राज्यों में फैसला 2024 पर सीधी नजर है। मध्य प्रदेश में क्यों? क्योंकि ओबीसी फैक्टर है, सीटों पर जो असर होगा ओबीसी फैक्टर का वो 45 सीटों पर असर होगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी फैक्टर वो जातीय समीकरण के हिसाब से 32% तक होगा। रवि, बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें, दलित सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। जगदीश देवड़ा जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, उनका चेहरा सरकार में ऊपर लाया गया है। तो देखिए 90 सीटों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ विजय शर्मा का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर लाया गया, तो उसका भी असर दिखेगा सवर्ण सीटों पर। जी हाँ, इसके अलावा देखिए ये एक सरप्राइज एलिमेंट है। और अवधेश कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको भी लगता है कि राजस्थान में यही सरप्राइज एलिमेंट या फिर 2+2 का फॉर्मूला, जैसा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, या फिर जो वर्क कल्चर चेंज ला रही है बीजेपी, वही देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोगों के लिए बहुत चीज़ें यहाँ से सरप्राइज दिखती है और हमारे मित्र अजय उपाध्याय जी कर रहे हैं, तो सर कहने का प्राइज है, ये सरप्राइज नहीं है। असल में क्या है कि जो लोग भी स्थानीय राजनीति को जानते हैं उनके लिए ये सब निर्णय कोई सरप्राइज नहीं है। अगर मोहन यादव 2003 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं, उसके पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे, उनको 2003 में टिकट मिला था, वापस ले लिया गया था, वो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो उसका नाम सरप्राइज कैसे हो सकता है? वो तो एक सक्रिय नेता है जिसने 2020 का लागू किया था शिक्षा नीति। या विष्णु साय जो है वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये हम लोग जो ये बनाते हैं कि नहीं कहीं से। सर, एक चीज है कि बहुत सारे केंद्र के मंत्रियों को मैदान में उतारा गया। पहली बात तो ये, यानी कि सेंटर में मोदी सरकार के साथ काम करने का अनुभव, और उसके बाद वो विधानसभा चुनाव भी लड़ते हैं। जब हम देखते हैं कि चुनाव प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीतती है, तो कई सारे ऐसे नामों की भी बात चर्चा चलती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो वो इनमें से कोई नहीं था। नहीं, ये बात सही है कि हम लोग ये कल्पना करते हैं कि जिनको भेजा गया, स्वाभाविक यही होती है, स्वाभाविक बात है कि जिनको भेजा गया उनमें से शायद किसी का चयन किया जाए। लेकिन इतने बड़े बड़े नेता हैं, उन सबके बीच से नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्या है? कल उन्होंने क्या भाषण दिया है कि हमारा 25 वर्ष ये अमृत काल है, देश के युवाओं को, नई पीढ़ी के लोगों को, सबको मिलकर 25 वर्ष में महाशक्ति बनाना है। नहीं, सुनिए, मैसेज क्या है भाई? अरे भाई, कोई चेहरा, रवि, कोई चेहरा केवल व्यक्ति नहीं होता है, वो विचार और लक्ष्यों का एक पुंज होता है। अगर नरेंद्र मोदी एक विचार और लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्या है इस समय देश में?
नरेंद्र मोदी का लक्ष्य यह है कि जो हमारी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, जिस पर को हमने घोषणा की है, हम अपने कार्यकाल में उसको खत्म करेंगे, आगे की पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ेंगे, देश को महाशक्ति बनाएंगे। तो उस प्रकार का चेहरा अपने अनुसार वो चयन करते हैं, वैसे चेहरों को सामने ला रहे हैं। और उसमें केवल अकेले फैसला तो होता नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी में के तहत केंद्र से प्रशिक्षित नेता भी आ रहे हैं। ये एक अलग फैसला था बीजेपी का कि जो केंद्र में सांसद रहे उन्हें विधायक के तौर पर इस बार चुनाव लड़वाया गया। उसके बाद कयास जो लगाए जा रहे थे वो कयास सारे विफल हो गए, जो नाम फ्लोट हो रहे थे वो सब विफल हो गए। एक नया चेहरा आया। नहीं, चेहरा नया नहीं है, इनमें से नया नहीं है, चेहरा नया नहीं, इनमें से नहीं है। अरे वो भी जो है 25 साल से ज्यादा का उसका भी पॉलिटिकल कैरियर है, विष्णु साय का उससे भी ज्यादा है। जो गए थे उनमें नाम नहीं है, वो हमको सरप्राइज लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए मोहन यादव का नाम सरप्राइज नहीं है, विष्णु साय का नाम सरप्राइज नहीं है। एक सवाल गोपाल जी से। गोपाल जी, ये भी कहा जा रहा है कि जो इनकम्बेंसी का जो एक फैक्टर चलता है, जिसमें हम कभी एंटी इनकम्बेंसी के हिसाब से चुनाव के नतीजों को देखते हैं, लेकिन हम 2 राज्यों में देखें तो एक जगह आप लोग इनकम्बेंट थे, वहां जो लोग पहले से पार्टी के अंदर जो लोग प्रभावित थे उनकी जगह नए लोगों को उतारा गया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जो सरकार वहां इनकम्बेंट थी, वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता नजर आया। इसे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी अपने भीतर जो प्रयोग कर रही है, ठीक उसके विपरीत चीजें दूसरे राज्य में जहां वो सत्ता में नहीं है वो दिखाई दे रही है। एक जगह एंटी इनकम्बेंसी और दूसरी जगह इनकम्बेंसी। देखिए, इसको अगर एनालिसिस करना है, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि आज में पिछले 60-70 साल से जो देश में, और उसमें पिछले 60 साल से जो देश में सत्ता में पॉलिटिकल लोगों में एक्टिव थे, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। क्रेडिबिलिटी खराब है, क्रेडिबिलिटी से लोग, जनता परेशान है। पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने जो काम जनता के बीच में कहे, उसको दिन रात लगातार मेहनत करके अक्षरशः ग्राउंड लेवल पे उतारने का महत्वपूर्ण काम किया है। और वह क्रेडिबिलिटी अपने आप में बहुत स्टैब्लिश है। मैं राजस्थान में काफी एक्टिवली इलेक्शन में लगा था। अगर आप मैनिफेस्टो देखें तो बहुत सारी चीजें लगेंगे कि सब पार्टियों ने मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी जी। डिफरेंस है क्रेडिबिलिटी पे जनता वोट भी करती है। आपका सीधा संदेश ये है। और डॉक्टर अजय उपाध्याय, जब 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई बीजेपी की, तो आपके नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं और आगे वर्कआउट होगा। तो क्या ये इस बात के लिए भी कांग्रेस के भीतर वर्कआउट होता है कि रणनीति कैसे बनाई जानी चाहिए चुनावों को जीतने के लिए? देखिए, चुनाव में सब पार्टियां रणनीति बनाती है। तेलंगाना में हमारी जीत हुई तो कहीं ना कहीं कोई रणनीति हमारी भी रही होगी। लेकिन जिस तरह से गारंटी की बात की है, छत्तीसगढ़ में मैं स्वयं 4 महीने से वहां समय दिया और देखा। भरोसे की सरकार यदि सच में थी और ईमानदारी से काम किसी ने किया था तो कांग्रेस पार्टी ने। इनके पास न नेता था, न नीति थी, न निर्णय करने की किसी की क्षमता थी। और स्थानीय स्तर पर लगातार जो है कहीं ना कहीं भाजपा जो है एक्सपोज हो रही थी। फिर भी यदि जीत हुई है तो इस पर तो मंथन करना ही है। और ये अदृश्य शक्तियों का प्रभाव कितना रहा, इस पर चर्चा होगी। पर अवधेश जी ने एक बात जरूर रखी है और मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। ये सारी रणनीति, सारी नीति, राजनीति जो है क्षेत्रीय और स्थानीय नेता या 2 लोगों के अलावा ही चलती है भाजपा में क्या? यदि नए पीढ़ी को लाना है तो केंद्र में भी नई पीढ़ी आ सकती थी। नई पीढ़ी में मोदी जी और अमित शाह के विकल्प के तौर पे भी कोई आ सकता था। सबको पता है कि राजनाथ सिंह से लेके बाकी का क्या हाल है। हाल है मैंने नई पीढ़ी नहीं, इनके भाजपा के पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, लेकिन विकल्पहीन बनाना है ताकि 2 लोगों की सरकार देश में और राज्यों में भी चले रिमोट से। ये रिमोट की प्रक्रिया चल रही है। नतीजों के बाद अजय जी, मुझे लगता है बीजेपी की ज्यादा चिंता करना है, बल्कि होना चाहिए कि आपको अपने पार्टी की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जो हार मिली है उसके बाद से आपके ज्यादातर सलाह मुझे बीजेपी को दिख रहे हैं, अपने आप को आप कम सलाह दे रहे हैं। चलिए हम लौटेंगे राजस्थान में विधायक दल की बैठक पर। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष का बयान, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं, सीपी जोशी का यह बयान आया है। विधायक दल की बैठक के बाद आज शाम को होगा सीएम के नाम का ऐलान। विधायक दल की बैठक आज है, माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ।
और रजनीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मध्य प्रदेश में वो भी मौजूद है इस वक्त। रजनीश, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, मेल मुलाकात का दौर चल रहा है, लेकिन अब क्या ये माना जाए कि सरकार की कार्यशैली में भी परिवर्तन होगा? नया चेहरा, नई ऊर्जा, साथ में 2 उप मुख्यमंत्री और ऊपर से केंद्र का नेतृत्व जिसका दिशा निर्देश मिलता रहेगा। एक नई रणनीति के साथ नई सरकार काम करने वाली है। रवि, मैं इस वक्त जयपुर में हूँ। जयपुर बीजेपी मुख्यालय से की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो गई है। थोड़ी देर में विधायक यहाँ पर पहुँचने लगेंगे। हालांकि कुछ विधायक आ भी गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। 12 बजे के आसपास में जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 2 अन्य पर्यवेक्षक हैं, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। धीरे धीरे विधायकों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। 1:30 बजे के आसपास में विधायकों का रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद 4 बजे आधिकारिक तौर पर विधायक दल की बैठक होगी। और जैसा कि अभी आप प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का बयान सुन रहे थे, 5 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है, वरिष्ठ नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो नाम आए हैं, तो उस लिहाज से अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किस नाम पर मोहर लग सकती है। जो भी केंद्रीय नेतृत्व का पसंद होगा, निश्चित तौर पर उसी नाम पर मोहर लगेगी। और विधायक से लेकर जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर हैं, जो सांसद इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो तमाम लोग भी नहीं जान रहे हैं कि आखिर अंतिम फैसला किसके नाम पर होगा। 4 बजे तक ऑफिशियली शुरू हो जाएगी विधायक दल की बैठक और जैसा कि CP जोशी बता रहे हैं कि 5 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा। गोपाल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, कोई हिंट तो दीजिए कि क्या यही फैक्टर सरप्राइजिंग फिर से राजस्थान में हम देखेंगे कि 5 बजे ही सीधा ऐलान होगा एक नया चेहरा मुख्यमंत्री का? देखिए, अनाउंसमेंट किसका होता है क्योंकि किसी को पता नहीं है, इसलिए लगता है कि वो सरप्राइज होगा। कह भी सकते हैं उस मापदंड से कि सरप्राइज होगा, किसका नाम आएगा। लेकिन मैं प्रक्रिया के ऊपर कोई सरप्राइज नहीं है, उस चीज को हमें बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरह से वसुंधरा राजे बैकअप कर रही थी, उन्होंने मुलाकात की JP नड्डा से, केंद्र में आकर मुलाकात की, ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी दावेदार वसुंधरा राजे हैं इस वक्त? दावेदारी की बात ही नहीं है। देखिए, पार्टी में वो बड़ी नेता है, इसमें कोई 2 शक नहीं है। पार्टी के वहाँ के राजस्थान की बहुत बड़ी नेता है, केंद्र में भी वो रही है, उनका पूरा सम्मान के साथ पार्टी आगे लेके चलती है। उन्होंने इलेक्शन में भी काम किया है, सभी ने किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सक्सेस क्यों है, कांग्रेस हमें सलाह कितनी भी दे, इसका कारण ये है कि सबकी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी डेमोक्रेटिकली सब चीजों को एक चीज, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लगातार आप लोगों को सलाह दे रहे थे, उनको कुछ सलाह नहीं देना चाहेंगे आप? ना, हम तो जनता के प्रेम, सहयोग, समर्थन की आकांक्षा के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, रणनीति नहीं। कुछ आप लोगों ने भी तो देखा होगा कि कांग्रेस की हार क्यों हुई है, कुछ तो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं राजनीतिक मैदान में, तो कुछ तो कहना चाहेंगे? मैंने राजस्थान में देख लिया, जो फॉल्स प्रोमिसेस वर्सेस मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं। और देखिए, इस गारंटी के तहत बहुत सारे सरप्राइजेस की भी बात चलती है, देश में चर्चा होती है, कई सारे लोग चौंकते हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग नहीं चौंके हैं, लेकिन देश की जनता जरूर देख रही है इस वक्त कि राजस्थान से कौन सा नया चेहरा, नया नाम आएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।